इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य को दिखाते हुए जहां पर सारे इंसान टेक्नोलॉजी को उस लेवल पर लेकर चले गए थे जिसकी वजह से लोग ना ही बीमार पड़ते थे और ना ही मरते थे। यानी कि इंसानों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मौत को चकमा दे दिया। दरअसल बात ये होती है कि जब भी कोई इंसान मरता था उसके बॉडी के जितने भी सेल्स डेड हो चुके थे उसे बदल दिया जाता था एक पिग के सेल से। यानी कि इंसानों के डेड सेल्स को पिग के एक्टिव सेल से एक्सचेंज कर दिया जाता है और इस प्रोसेस में मरा हुआ आदमी भी पूरी तरीके से जिंदा हो जाता था। साथ ही साथ अगर किसी इंसान को बीमारी है तो वो इसी प्रोसेस से ठीक कर दिए जाते थे। यानी कि अब पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो मर सकता है। सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाने लगा। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और वो बाकी लोगों की तरह ये सारी टेक्निक नहीं अपनाता। दरअसल उसका नाम नीमो होता है जो अब 100 साल का हो चुका है। नीमो ने ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं अपनाई, इसीलिए वो नॉर्मल तरीके से मरेगा और बाकी लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ नीमो के ऊपर होती हैं, क्योंकि अब ये रिवॉल्यूशन आने के बाद कई सारे लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि कोई इंसानों जैसे कैसे मरता है। इसीलिए अब सारे लोग नीमो के ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे कि वो कैसे मरेगा और उसके पुरानी वाली लाइफ के सारे एक्सपीरियंस क्या थे। इन्हीं रीजंस की वजह से नीमो के सामने एक साइकेट्रिस्ट भी आ जाता है जो उससे पूछ रहा था कि आपकी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। लेकिन नीमो की याददाश्त अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो तो ठीक से उन्हें याद भी नहीं कर पा रहा था। तब जाकर वो साइकेट्रिस्ट नीमो को हिप्नोटाइज करता है जिससे कि नीमो को कुछ इंसिडेंट याद आने लगे थे। वो इमेजिन करता है अपनी बिताई गई लाइफ को जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। और अब नीमो ये बताने लगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके अंदर अपना फ्यूचर देखने की एबिलिटीज होती हैं। यानी कि वो बच्चे लिटरली देख सकते थे कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं और उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या होगा। लेकिन जब ये सारे बच्चे हेवन से मदर के पेट में ट्रांसफर किए जाते थे तब एक एंजल आकर उन सभी बच्चों के ऊपर जादू करती थी और मुंह के ऊपर हाथ रख के उनकी फ्यूचर देखने वाली एबिलिटीज को छीन लेती थी। क्योंकि अगर इंसानों में सभी को अपना फ्यूचर देखने की एबिलिटी पता चल जाए तब सभी लोग ही एकदम सही रास्ते पर जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब गलती से उन सारे एंजल्स ने नीमो के मुंह के ऊपर हाथ रखना भूल गए, जिससे कि नीमो जब पृथ्वी पर पैदा होता है तो उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज मौजूद थी। नीमो जैसे ही बड़ा हुआ उसे अपने फ्यूचर दिखाई देने लगा। हालांकि वो अपने मॉम एंड डैड को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मॉम एंड डैड तो समझ रहे थे कि जरूर ये मजाक कर रहा है क्योंकि नीमो अभी छोटा है, बड़ा होने पर वो अपने आप ही समझ जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नीमो के पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है। अब वहाँ नीमो जो कि 100 साल का हो चुका था वो जर्नलिस्ट को सारी कहानी बता रहा होता है अपने बचपन के बारे में। ये तब का समय था जब नीमो 10 साल का होता है। लेकिन वहाँ पर नीमो की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने का समय आ चुका था। दरअसल बात ये होती है कि नीमो के मॉम एंड डैड एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे होते हैं और अब वो दोनों आज के बाद अलग ही रहेंगे। तो यहाँ नीमो को डिसाइड करना था कि वो अपने मॉम के साथ जाएगा या फिर डैड के। नीमो तो तुरंत ही फ्यूचर देखने लगता है कि वो अपने मॉम और डैड के साथ अलग अलग जाएगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा। पहले वो डिसाइड करता है कि वो अपने मॉम के साथ जाएगा और फिर फ्यूचर देखता है, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ जाकर आगे का फ्यूचर देख रहा था। क्योंकि नीमो को तो एक अच्छी लाइफ चाहिए थी और उसके पास जो फ्यूचर देखने की एबिलिटीज हैं उससे वो अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ चूज कर सकता है। इसीलिए नीमो लगातार कोशिश कर रहा था कि दोनों ऑप्शंस में से वो अच्छी वाली लाइफ चूज करे। अब यहाँ सबसे पहले नीमो अपने मॉम के साथ चला जाता है। नीमो की मदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना दिया था जो उनका नया बॉयफ्रेंड था। चाहे कुछ भी हो जाए नीमो के फादर की जगह कोई नहीं ले सकता, इसीलिए नीमो उस दूसरे आदमी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। नीमो तो अब बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगा उस अनजान आदमी के आने से, क्योंकि अब तो वो उसका स्टेप फादर बन चुका है। अब यहाँ टाइम धीरे धीरे बीता चला गया, जिससे कि अब नीमो हाई स्कूल में आ चुका था। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब नीमो के हाई स्कूल में एक एना नाम की लड़की आती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। नीमो तो शुरुआत से ही एना को देखते हुए उसे पसंद करने लगा था। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और सारे स्टूडेंट्स बीच के किनारे मजे करने आए होते हैं, लेकिन नीमो तो बीच के किनारे बैठा हुआ था जो स्विमिंग करने जा ही नहीं रहा होता। तभी थोड़ी देर में ही एना नीमो के पास आकर उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है, लेकिन नीमो थोड़ा सा उदास था और वो इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वो एना के दोस्तों के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। यहाँ नीमो ने तो एना के दोस्तों के बारे में भी बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। इन्हीं रीजंस की वजह से एना वहाँ थोड़ा सा गुस्सा होकर चली जाती है। इस मोमेंट के बाद उन दोनों की मुलाकात आगे कभी नहीं हुई। इसीलिए अब नीमो जो फ्यूचर देख सकता था उसे रियलाइज होता है कि इस मोमेंट पर उसे एना से कुछ और कहना चाहिए था। इसीलिए नीमो वो मोमेंट फिर से रिक्रिएट करता है जिसमें कि एना उसके पास आकर स्विमिंग के लिए पूछ रही थी। लेकिन इस बार नीमो ने सिंपली कह दिया कि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता।
इसीलिए अब एना अपने दोस्तों के साथ जाने के बजाय नीमो को कंपनी देने के लिए रुक जाती है। वो दोनों काफी सारी बातें करने लगी और एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। दोनों के बीच में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर एक दिन अचानक नीमो के स्टेप फादर एना को ही घर में लेकर आ रहे थे। यहाँ रियलाइज हुआ कि एना उसके स्टेप फादर की बेटी है और इस रिलेशन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हो गए। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो दोनों प्यार भी करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एना के फादर और नीमो की मदर के बीच जो रिलेशन था वो टूटने लगा। वो दोनों तो अब अलग होने का डिसाइड कर लेते हैं, जिसके बाद एना के फादर उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए न्यूयॉर्क सिटी चले गए थे। नीमो तो एना के बिना काफी ज्यादा अकेला रहने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, जिससे कि नीमो अब 30 साल का हो जाता है। पर नीमो अभी भी एना से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो न्यूयॉर्क चला गया एना से मिलने के लिए। नीमो तो एक बीच के पास कोच की नौकरी करने लगता है और उसे पूरा भरोसा होता है कि एना जरूर एक न एक दिन यहाँ पर आएगी स्विमिंग करने के लिए। तब वो एना से काफी सारी बातें करेगा जो वो नहीं कर पाया। लेकिन नीमो के लिए अच्छी बात तो ये होती है कि एना उसे रेलवे स्टेशन पर ही मिल गई। एना भी अब काफी बड़ी हो चुकी होती है, जो नीमो को देखकर काफी इमोशनल हो गई। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। एना ने तो नीमो को अपना नंबर भी दे दिया और कहा कि आज रात हम लाइट हाउस के पास मिलेंगे, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें कर सकते थे। नीमो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में बाहर निकल जाता है। लेकिन अब शहर में बहुत ही जोरों से बारिश होने लगी। एना ने नीमो को जो नंबर दिए थे उसके ऊपर लगातार पानी गिरने की वजह से वो मिट जाते हैं, जिससे कि नीमो फिर से होपलेस हो गया, क्योंकि वो इस तरीके से एना से कांटेक्ट नहीं कर सकता। फिर भी एना ने जैसा कहा था वो लाइट हाउस के पास जाकर उसका वेट करता है हर दिन। अफसोस की बात ये होती है कि एना कभी भी आई ही नहीं। नीमो ने तो हर दिन उस लाइट हाउस के पास वेट किया, बट उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि एना उसके पास कभी आई ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो 10 साल का नीमो था वो कुछ अलग तरीके से सोच रहा होता है। उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज थी, इसीलिए वो एक दूसरे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देखता है, जिसमें कि वो बहुत सारे चेंजेस कर रहा था और एंड में उसकी और एना की शादी हो जाती है। नीमो और एना के 2 बच्चे भी हुए थे, जो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश रहते हैं। इस पॉसिबिलिटी में नीमो तो बहुत ही बड़ी चैनल का एंकर होता है, जो काफी अच्छे पैसे भी कमा रहा था और एना के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। उसी पॉसिबिलिटी के अंदर एक दिन नीमो गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन अचानक उसके ठीक गाड़ी के सामने एक बर्ड आ गई, जिससे कि नीमो का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया था। नीमो की कार तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर डायरेक्टली ऑफ रोड चली गई और एक नदी के अंदर जाकर क्रैश हो गई। नीमो का तो पानी के अंदर डूबने की वजह से मृत्यु हो जाती है। चौंकाने वाली बात होती है कि इस पॉसिबिलिटी के अंदर नीमो की लाइफ ही खत्म हो गई थी, तो फिर उसका इतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब वो एना के साथ शादी करके पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। अब यहाँ पर नीमो डायरेक्टली उस मोमेंट पर आ जाता है जब उसके मॉम एंड डैड डाइवोर्स ले रहे थे और उसे चूज करना था कि दोनों में से किसके साथ जाना है। नीमो ने तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी मॉम के साथ जाकर सारी पॉसिबिलिटीज देख ली थी, लेकिन फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटीज में अंत में जाकर उसे नाकामयाबी ही मिलती। यानी कि नीमो समझ गया था कि अगर वो अपनी मॉम के साथ जाएगा तो उसका फ्यूचर यही होने वाला है। इसीलिए नीमो अपने मॉम के साथ जो भी पॉसिबिलिटीज हो रही थी उसे छोड़कर अपने फादर के साथ जाने की पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। यानी कि उसके मॉम एंड डैड के डाइवोर्स होने के बाद नीमो अपने फादर के साथ रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अब नीमो 15 साल का हो चुका था, लेकिन नीमो के फादर की तबीयत खराब होने के कारण वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, जिनके अंदर अब अपना काम करने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए अब नीमो को अपने फादर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो तो एक शॉप में काम किया करता था घर पर पैसे देने के लिए, साथ ही साथ नीमो को अपने फादर का ख्याल रखने के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ती थी जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी करता है। नीमो तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ एक स्टोरी राइटिंग भी कर रहा था। दरअसल वो एक साइंस फिक्शन कहानी लिख रहा होता है जो कई साल बाद की है। उसने तो सोचा था कि ये कहानी वो पब्लिश करेगा, जिससे कि उसे काफी रिकॉग्निशन मिलेगी, लेकिन अभी तक इसके बारे में नीमो ने किसी को बताया नहीं होता। अब नीमो अपने दोस्त की एक पार्टी में जाता है जहाँ पर कई सारे उसके बैचमेट आए थे। वहीं हम नीमो को एलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है जो हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ा करती थी। उस पार्टी के अंदर एलिस का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, इसीलिए एलिस काफी ज्यादा दुखी थी और वो रोते हुए बाहर आ जाती है। इस मोमेंट पर नीमो ने उसे सहारा दिया और उसके आंसू पोंछे। नीमो तो उस वक्त से ही एलिस से प्यार करने लगता है। एलिस के भी इमोशंस इस तरीके से ही दिखाई दे रहे थे कि वो भी नीमो को पसंद करती है और उस मोमेंट के बाद ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। यहाँ एक दिन नीमो अपना सारा काम खत्म करके डायरेक्टली चला जा रहा था एलिस से मिलने के लिए उसके घर पर, लेकिन यहाँ नीमो देखता है कि एलिस अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ घर से बाहर निकल रही है। ये मोमेंट उसके लिए काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वो तो एलिस से प्यार
करता है तो आखिरकार एलिस दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। नीमो को तो इससे बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही अपनी बाइक घुमाता है और तेजी से चलाने लगता है। नीमो को साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो अपनी बाइक की लिमिट वाली स्पीड क्रॉस कर देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा था। अब अपनी बाइक काफी तेजी से एम्प्टी रोड पर चलाते समय उसके टायर स्लिप हो जाता है, जिससे कि नीमो का एक भारी भरकम एक्सीडेंट हो गया था। इस पूरी घटना के अंदर नीमो को काफी ज्यादा चोट आती है, जिससे कि जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि नीमो की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हालांकि वो बाकी लोगों की बातें सुन सकता था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। एक तरीके से नीमो की लाइफ पूरी तरीके से हेल बन चुकी थी। वो तो मर भी नहीं रहा था और उसकी लाइफ का कुछ वैल्यू भी नहीं बचा था। अब वहीं 10 साल का नीमो फिर से ये सारी चीजें सोचता है कि वो तो इस पॉसिबिलिटी में भी मारा गया, लेकिन उसने थोड़ी सी चेंजेस किए उस समय पर जब नीमो ने एलिस को उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। नीमो इस बार ज्यादा गुस्सा नहीं करता और बहुत ही प्यार से एलिस के पास जाकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। नीमो ने तो एलिस को वो लव लेटर भी दे दिया जो वो उसे देने आया था। दोनों के बीच अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसीलिए एलिस ये समझ जाती है कि उसका प्रीवियस बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, बल्कि नीमो तो उससे कई ज्यादा प्यार किया करता था। इसीलिए एलिस नीमो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। एक समय के बाद नीमो और एलिस की शादी भी हो गई थी। दोनों अपनी जिंदगी काफी अच्छी तरीके से गुजार रहे होते हैं, लेकिन नीमो की जिंदगी इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। नीमो एलिस को लेकर जब अपने बाइक पर घर जा रहा होता है, तभी उसका एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस एक्सीडेंट में नीमो बच जाता है, लेकिन उसकी वाइफ एलिस की मृत्यु हो गई थी। नीमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ ही क्यों हो रही थी। अब वो अपने साथ एलिस के पुराने मोमेंट को याद करने लगा, जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट किए थे। उस मोमेंट पर नीमो ने एलिस को अपने उस स्टोरी के बारे में बताया जो वो मंगल ग्रह के बारे में लिख रहा है। नीमो को ये भी पता चला कि एलिस को भी ये सारी साइंस फिक्शन कहानियां बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। इसीलिए अब एलिस नीमो से कह रही थी कि अगर मैं इन फ्यूचर मर जाऊं तो क्या तुम मेरी अस्थियों को मंगल ग्रह पर जाकर दफनाओगी कि नहीं। और अब यहाँ एलिस के जाने के बाद नीमो को यही वादा याद था एलिस का। इसीलिए जब इस पॉसिबिलिटी के अंदर नीमो बड़ा हो जाता है, तब वो एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बन गया था। और ये वो समय होता है जब नीमो की पूरी टीम मंगल ग्रह पर गई थी अपनी रिसर्च करने के लिए। नीमो ने तो एलिस का वादा पूरा किया और उसकी अस्थियों को मंगल ग्रह पर फेंक दिया। यानी कि उसे अभी भी ये सारी बातें याद थी, क्योंकि वो एलिस से प्यार जो किया करता था। अब मंगल ग्रह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन सभी के लिए स्पेसशिप आ जाती है जो हेडक्वार्टर में रुकी हुई थी। नीमो की मुलाकात तो वहाँ एना से होती है, जो उसकी तरह ही एक काबिल एस्ट्रोनॉट है। एना का भी हाल ही में अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो चुका होता है, इसीलिए नीमो सोच रहा था कि वो एना के साथ अब रह सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में से एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड उनके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था और अब ये मीटेरॉइड बिना देरी किए उनकी पूरी हेडक्वार्टर पर ही ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके के अंदर सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गंवा बैठे। यानी कि इस पॉसिबिलिटी में भी नियो मारा जाता है। उसने जिससे प्यार किया वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गए। नीमो तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि वो अपनी पॉसिबिलिटीज को किस तरीके से डिफाइन करे। इसीलिए अब वो उसी पॉसिबिलिटी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करने लगता है। नीमो ने तो डिसाइड किया था कि वो ना ही कोई कहानी लिखेगा और ना ही वो एलिस को ये सारी चीजें बताएगा। नीमो की एलिस से शादी हो चुकी थी और वो पूरे 30 साल का हो गया था। उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिली बनाकर रह रहे थे। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के अंदर पता नहीं क्यों नीमो और एलिस के बीच के रिलेशन में दरार आने लगती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी के बीच में रह रहे थे। दरअसल ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से होती है, क्योंकि एलिस को एक बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी हो गई थी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि इंसान अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी डिप्रेशन में रहा करता था। छोटे से छोटा रिलेशन उसे बहुत ज्यादा दुख देता है। इस वजह से एलिस तो डिप्रेशन में ही रहा करती। उसे तो अपना प्रीवियस बॉयफ्रेंड भी याद आ रहा होता है जिससे कि वो काफी प्यार करती थी। इसीलिए एक दिन एलिस बिना नीमो को बताए अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ी थी, क्योंकि उसे बार बार वही सारे रिलेशन याद आ रहे होते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसी खतरनाक बीमारी की वजह से हो रही थी। नीमो तो घूम फिर कर अब वापस अपने 10 साल की उम्र में ही आ जाता है, जहाँ पर वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज देख रहा था। हालांकि उसने अपनी हर पॉसिबिलिटीज के अंदर चेंजेस करने के ट्राई किए, जिससे कि एंड रिजल्ट एकदम से बदल जाए। जैसे कि जब पहली बार उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो नीमो ने डिसाइड किया कि वो कार ही नहीं चलाएगा। जब नीमो की मौत हुई होती है कार एक्सीडेंट में, तो उसकी जगह पर उसके असिस्टेंट की मृत्यु हो गई। यानी कि उस पॉसिबिलिटी के अंदर नीमो की जान बच जाती है। पर बाद में नीमो को पता चला कि एना, जिससे कि वो प्यार किया करता था, वो तो उसके असिस्टेंट की वाइफ निकली। नीमो एना से जाकर अपने प्यार का इजहार करता तो है, लेकिन एना उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं रही थी। यानी कि नीमो इस पॉसिबिलिटी में कितनी भी चेंजेस कर ले, एंड रिजल्ट नहीं बदलने वाला।
अब यहाँ पर नीमो फिर से उस मोमेंट पर चला जाता है जब वो पहली बार एलिस से मिल रहा था। बट यहाँ नीमो ने डिसाइड किया कि वो एलिस के साथ रिलेशन ना बनाकर जब अपने दोस्त की पार्टी में जाएगा तो जो भी लड़की उसके साथ पहले डांस करेगी वो उसी के साथ रिलेशन बनाएगा और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। नीमो जब अपने दोस्त की पार्टी में जाता है तब उसके साथ जिनी नाम की एक लड़की सबसे पहले डांस कर रही थी, इसीलिए अब नीमो जिनी के साथ काफी अच्छी बातें करते हुए उसे अपने रिलेशन में ला देता है। नीमो ने तो जिनी से वादा किया कि वो उसके साथ शादी भी करेगा और एक बहुत ही अमीर इंसान बनेगा। दोनों के बीच का रिलेशन काफी सच्चा होता है, इसीलिए उन दोनों की शादी भी हो गई थी और नीमो ने जैसा कहा था वो करके भी दिखाया। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है जिसके पास काफी सारे पैसे थे। नीमो ने अब तक अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था, पर कहते हैं ना, इंसान को जितना भी मिले वो कम होता है। इस पॉसिबिलिटी के अंदर नीमो पूरी तरीके से बोर हो गया था। उसके लाइफ में जरा भी एक्साइटमेंट नहीं होता, इसीलिए एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसे अपनी फैमिली के नाम कर दिए थे, जिसके बाद नीमो पूरा वर्ल्ड टूर करने लगा और जगह जगह पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करता था। एक दिन नीमो जब एयरपोर्ट पर होता है तब उसे एक आदमी दिखाई दिया जो कि जॉर्ज नाम के एक दूसरे बिजनेसमैन को पिक करने आया था। नीमो को यहाँ पर कुछ शरारत करने की सूझी, इसीलिए वो उस आदमी के पास मिस्टर जॉर्ज बनकर चला गया था। नीमो को तो मिस्टर जॉर्ज समझ के पिक कर लिया गया था और उसे एक लग्जरी होटल में ट्रांसफर किया गया। दरअसल मिस्टर जॉर्ज एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन होते हैं जो कि यहाँ पर अपनी मीटिंग करने आए थे, पर शायद नीमो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिस्टर जॉर्ज के बहुत सारे दुश्मन हैं। उन्हीं में से एक दुश्मन अब उनके होटल में घुस जाता है, जिसने कि मिस्टर जॉर्ज के घर में घुसकर उन्हें जान से मार दिया था। पर चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो तो नीमो था जो कि नकली का मिस्टर जॉर्ज बनकर आया होता है, यानी कि नीमो की इस पॉसिबिलिटी के अंदर भी मृत्यु हो गई। नीमो तो पहले से ज्यादा डरने लगा क्योंकि फादर के साथ जाने के बाद भी उसकी सारी पॉसिबिलिटीज में वो मर ही जा रहा है, यानी कि अपने मॉम एंड डैड दोनों के साथ जाने पर भी उसकी लाइफ के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। अपने फादर के साथ जाने पर तो फ्यूचर की किसी पॉसिबिलिटी के अंदर नीमो की मृत्यु हो जाती है, तो एक पॉसिबिलिटी में एलिस नाम की जिस लड़की से उसका शादी हुई थी वो एक बीमारी की वजह से उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। वहीं आखिरी पॉसिबिलिटी में नीमो तो खुद ही अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, जिसे कि एक हिटमैन ने गलतफहमी की वजह से जान से मार दिया था। अब यहाँ वो 10 साल की नीमो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता जिससे कि वो चूज करके आगे बढ़ सके, पर उसे अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना ही होगा। इसी बात से वो पूरा का पूरा कंफ्यूज होता है। अब हमें अचानक 25 साल वाला नीमो दिखाया जाता है जो अपने बेड पर से उठ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ पर है। जैसे ही वो घर से बाहर निकला उसे अपने आसपास अजीब तरीके के क्लूज दिखने लगे थे। वो उन्हीं सारे क्लूज को फॉलो करते हुए एक घर के अंदर पहुंचा जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वहाँ पर 25 साल वाले नीमो को एक डीवीडी मिलती है जिससे कि वो टीवी के अंदर इंसर्ट करके प्ले कर रहा था। तभी स्क्रीन के ऊपर एक बूढ़ा आदमी आता है जो और कोई नहीं बल्कि नीमो का वो वर्जन था जो 100 साल का हो चुका है। उस फ्यूचर वाले नीमो ने 25 साल वाले नीमो को बताया कि तुम मैं ही हूँ और ये सारी चीजें जो तुम्हारे साथ हो रही हैं ये तो एक मेरे विजन का पार्ट है, यानी कि तुम जो भी सारी चीजें करोगे उसे मैंने कब का करके छोड़ दिया है और तुम तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करते। ये सब तो उस विजन का पार्ट है जिसमें कि 10 साल का नीमो प्लेटफॉर्म पर रहकर सोच रहा है। अब यहाँ से डायरेक्टली उस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो जर्नलिस्ट 100 साल की नीमो से इंटरव्यू ले रहा था। वो जर्नलिस्ट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया कि आखिर एक आदमी अपनी एक लाइफ में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज कैसे कर सकता है, और वो नीमो से तो ये भी पूछने लगा कि आपने इतनी सारी कहानियां सुनाई लेकिन इसमें से असली वाली कौन सी थी। जर्नलिस्ट को इतना जानना था कि इन सारी कहानियों में वो कौन सी कहानी है जिसे कि नियो ने एक्चुअल में जिया है। तब जाकर नियो बताता है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं जी सकता था क्योंकि इंसान के प्रेजेंट टाइम के डिसीजंस उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, इसीलिए मेरे पास पूरा ऑप्शन था कि मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज देखी उसमें से कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ। अब तो ये सारी बातें जर्नलिस्ट को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते जा रही थी। वो जर्नलिस्ट पूछता है कि आखिर आप इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में मारे गए तो फिर आज जिंदा कैसे हो? आपने आखिरकार किसी पॉसिबिलिटी को चुना होगा जिससे कि आपने पूरी लाइफ गुजारी और आज आप यहाँ पर हो। तभी उस 100 साल की नीमो ने उस जर्नलिस्ट से क्वेश्चन पूछा कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम रियलिटी में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। जर्नलिस्ट तो ये बात बिल्कुल भी नहीं समझता। तब जाकर उस 100 साल की नीमो ने एक डार्क रियलिटी रिवील की। दरअसल वो बता रहा था कि ये पूरी दुनिया और यहाँ के सारे लोग जो भी मौजूद हैं उनका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये सारी चीजों से लेकर मैं भी एक सोच हूँ जो कि 10 साल का छोटा वाला नीमो रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोच रहा है और उसे डिसाइड करना है कि वो मॉम के साथ जाएगा या फिर अपने डैड के, यानी
कहानी की शुरुआत से जो भी सारी चीजें सोची गई हैं वो उसी 10 साल की नीमो की फ्यूचरिस्टिक दुनिया की यादें हैं और उसी की मदद से उस नीमो ने ये पूरी फ्यूचरिस्टिक दुनिया बनाई थी। बात ये होती है कि वो 10 साल का नीमो जिसे कि डिसीजन लेना था कि वो अपने मॉम के साथ जाएगा या फिर डैड के, वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया होता है कि उसे कौन सी पॉसिबिलिटीज चूज करनी है। नीमो तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का था जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज थी, इसीलिए वो उन फ्यूचर्स की दुनिया में खो गया होता है जिसमें की सारी पॉसिबिलिटीज लगातार बनती जा रही हैं। वो 100 साल का नीमो जिस दुनिया में होता है वो भी एक इमेजिनरी वर्ल्ड था जो कि रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ के सारे लोग भी 10 साल की नीमो द्वारा बनाए गए इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं और वो सारी चीजें तब तक ही एग्जिस्ट करती हैं जब तक 10 साल का नीमो ये डिसीजन नहीं ले लेता कि उसे अपने मॉम के साथ जाना है या फिर डैड के। अब ये पूरा सीन उसी 10 साल के नीमो के पास आ जाता है जो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा डिसीजन लेना है। हालांकि उसने अपने मॉम और डैड के साथ जाने की सारी पॉसिबिलिटीज देख ली थी और उनमें से फ्यूचर की एक भी ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती जिसमें कि नीमो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजारे। इसीलिए अब उन दोनों में से डिसीजन लेने के बजाय नीमो काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से दूर भागने लगता है क्योंकि उसने सोच लिया था कि ना ही वो अपने मॉम के साथ जाएगा और ना ही डैड के। वो तो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वहां से काफी दूर भाग जाता है और नीमो के ऐसा करने पर उसने जो भी सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी अपने मॉम और डैड के साथ वो पूरी की पूरी एकदम नॉन वैल्यूएबल हो जाती हैं और उनका रियलिटी से एग्जिस्टेंस एकदम से खत्म हो जाता है। और ये सारी चीजें तभी हुई जब नीमो ने दोनों में से कोई ऑप्शन चूज ना करते हुए अकेले रहने का डिसाइड किया। ऐसा करते ही फ्यूचर में जो 100 साल का नीमो था वो भी मरने लगता है क्योंकि नीमो ने प्रेजेंट टाइम पर वैसे कुछ डिसीजन ही नहीं लिए जिससे कि उसका फ्यूचर उस तरीके का बने जो उसने पहले देखा था। देखते ही देखते 100 साल बाद वाले नीमो की वो पूरी दुनिया खत्म होने लग जाती है और वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में नीमो जो 10 साल का था वो अपने मॉम एंड डैड के साथ नहीं रहता, पर आगे चलकर उस पॉसिबिलिटी के अंदर उसे एना मिल जाती है जिसके साथ वो काफी अच्छी तरीके से टाइम बिताने लगा और उसके साथ शादी भी कर लिया। यानी कि नीमो जिसने की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी वो उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में जी रहा होता है जो उसने कभी नहीं देखी और वही फ्यूचर की पॉसिबिलिटी उसके लिए सबसे बेस्ट होती है। फ्यूचर का वो 100 साल वाला नीमो मरने से पहले ही एना का नाम पुकारता है और बहुत ही हंसते हंसते अपना दम तोड़ देता है, जिस वजह से अब प्रेजेंट टाइम का नीमो काफी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार पा रहा था। लेकिन आखिरकार इतनी सारी मुश्किलों के बाद नीमो को अपनी वो पसंदीदा लाइफ मिल ही गई जिसकी वो शुरुआत से ही कल्पना कर रहा था और हमारी ये दिमाग चकरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।